ऑप्टिक्स है नहीं है? 10th स्टैंडर्ड ऑप्टिक्स चैप्टर है। पहला फिजिक्स का चैप्टर कौन सा है आपके बुक में? लाइट मैम, लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट मैंने बोला ऑप्टिक्स, तो सभी कंफ्यूज हो गए है ना कि मैम कौन सा नाम ले, ऐसा ही हुआ ना? तभी कोई आंसर नहीं कर रहा था। हाँ मैम, हाँ मैम कंफ्यूज हो गए हम। यस मैम। तो बेटा व्हाई आई नेम्ड इट एज ऑप्टिक्स, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? बिकॉज जब हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, तो वो क्या होता है, वो पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप ये लोग? यस समझ यस मैम। यस मैम स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज ऑप्टिक्स। तो लाइट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? स्टडी ऑफ क्या? नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, it is termed as optics. Still some of them are joining. Okay. ये चीज क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी क्या है? ये सभी लाइट जो फिनोमिनन शो करती है या लाइट जो बिहेवियर शो करती है, वही सब है। अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर ऑप्टिक्स। ठीक है मैम? यस मैम, आपने लास्ट 2-5 मिनट में जो बोला आप वो रिपीट कर सकते हो? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ नेटवर्क इशू जिसके वजह से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ओके ओके, नेवर माइंड बेटा। चलिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। बट द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वर कंफ्यूज्ड कि ये ऑप्टिक्स क्या चीज है। तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि हमारा जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वही क्या है, वो उसकी स्टडी को ही हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। जितने भी फिनोमेना आप जो किसमें स्टडी करते हो, लाइट चैप्टर में स्टडी करते हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उस सबको किसके अंडर स्टडी किया जाता है? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर? ऑप्टिक्स के अंडर। ठीक है, इतना ही मैंने बताया है। समझ में आया बेटा? ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए तो आज हम लाइट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे को नए कंसेप्ट्स हमारे साथ जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उससे पहले हमारे पास के जो भी चीजें हैं उनको रिकॉल करना जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि आपको पहले की सारी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि उनका बार बार यूज होगा जब चैप्टर में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको पास्ट का पढ़ा हुआ सब कुछ याद है या नहीं है। तो उसको वन बाय वन पहले हम रिकॉल करेंगे एंड देन आफ्टर वील मूव to the new topic which is being introduced to you in this chapter. Okay, सबसे पहले what is light? Light क्या होता है बेटा? कोई आंसर करो। What is light? Light क्या है? रिफ्लेक्शन में बेटा that is a वो एक Ma'am, light is the energy that helps us to see the things around us. very good. Ma'am, and it moves in parallel lines. Ma'am, light is a ray. Yes, yes, keep on answering. Light is a particle or light is a object type. Light is a form of energy first. कि light क्या है? एक form of energy है that helps us to
See the objects around us. Yes, that helps us to see the things. Okay? ये बेसिक एक जनरल डेफिनेशन है कि ये एक तरह की एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको चीजें देखने में मदद करती है, या दैट एक्साइट्स आवर सेंसेस, सेंसेशन ऑफ साइट, कि हमारी देखने की प्रक्रिया को जो कि एक्साइट करती है वो क्या होते हैं, लाइट है, वो इस तरह की एनर्जी है ना. इट इज बेसिकली व्हाट these are, light is a electric radiation. Electric radiation. Electromagnetic wave. Electromagnetic wave या नॉन मैकेनिकल वेव, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव हो. मैकेनिकल, ओके. अब इससे क्या समझते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये मैकेनिकल वेव से किस तरह से डिफरेंट होती हैं. इसका मतलब है कि ये एक इस तरह की वेव है जिसको किसकी जरूरत नहीं होती, जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये आप सब लोग जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जहां की एयर, वाटर जैसा कोई भी मीडियम ना हो तब भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. बट क्या साउंड ऐसा कर सकती है? क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करती है? No, ma'am. तो साउंड क्या है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, एज लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके. स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometers per second. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बस जानने के लिए कि अगर लाइट है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज है क्या. ओके, समझ रहे हैं? ठीक है. उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि लाइट travels in a straight line. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या एक्सपेरिमेंट करते थे इसके लिए? अब क्या करते थे, एक कैंडल मैम पाइप में Candle से and pipe turned sex by- experiment. और यहाँ पे क्या स्क्रीन थी और लाइट रेज इस पर ट्रेवल. अगर हम यहाँ पे क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, तो क्या होता था, लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता था और यहाँ पर उसकी शैडो बनने लगती थी. होता था. Yes, ma'am. इससे क्या पता चलता है कि लाइट क्या है, इधर उधर से गुजरकर नहीं जाती है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. और अगर उसकी पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसका शैडो कास्ट होने लगता है किसी स्क्रीन पे. इजंट दैट? होता है ना ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या प्रूफ करता था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. फिर ये तो चलिए हो गया लाइट के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो गया. ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना, लाइट जानते ही हो सब क्या है. अब तो सीधे फिनोमेना, लाइट तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, स्टार्टिंग से. अभी याद करो, रिकॉल करो, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड की चीजें. तो आपको पढ़ाया जाता था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्या होते हैं? Ma'am, luminous objects are the objects which can produce their own light, and the non-luminous objects are that who does not have their own. Luminous objects are those objects which emit the light of their own, जिनकी जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं या खुद की लाइट बाहर छोड़ते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के Sun. What else? Stars. All other stars. Sun is also a star. बाकी stars भी इसी तरीके से करेंगे. Then candle, any flame, कोई भी, ये सब क्या करते हैं, ये सारे क्या है, अपनी लाइट एमिट करते हैं, इसलिए ये सब luminous objects.
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाते हैं? Moon. मून है, planet, आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट एमिट नहीं कर रही। हमारी खुद की Planet. बॉडी, हमारी बॉडी कहाँ लाइट एमिट करती है? Earth. planets, प्लैनेट्स हैं, और टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल जो भी है, ये सारे क्या है जिसके अंदर आ जाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। सही है? इतनी चीज क्लियर है? yes, Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट्स को आप और 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते थे, याद करो। Opaque, translucent, Transparent, translucent. वेरी गुड। कौन कौन से? ओपेक, translucent, transparent and translucent. ट्रांसपेरेंट, एंड देन translucent. ल्यूज। ओके, इसमें डिफरेंस सबको पता है। जो पूरी लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, दोज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ all the light rays to pass through them are opaque objects. The objects which do not allow, I'm sorry, which do not allow, so वो क्या हो जाते हैं? opaque objects हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वॉल, wood, वुड, यस। तो ये क्या करते हैं? ये अपने आर पार लाइट को नहीं जाने देते, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आर पार लाइट को, कंप्लीट लाइट को जाने देंगे, allow all of the light rays to pass through them are transparent objects. Example, glass, glass, water. Yes. Okay, translucent में कैसे डिफाइन करेंगे? Not whole light is passed, but some light is part. Which allow only some part of light to pass through them, yeah, which allow only some of the rays to pass through them, and not all the light gets passed through it are translucent objects. Example? Yes. Example? yes, Yes. Gas? Butter paper. Ma'am, plastic bag. Yes, there are some kind of plastic bags, butter paper. Then you might have seen the films which you get coated on your windows of the car. कार की Yes. विंडो पर एक फिल्म चढ़ाते हैं ब्लैक कलर की। Yes, ma'am. Yes. वो भी क्या होता है? एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट है, लाइट तो आती है बट वैसे लाइट नहीं आती कि पूरा सनरेज आपकी कार में एंटर करें, बट आपको बाहर का सब विजिबल होता है नहीं होता है? yes, ma'am, Yes, so that is also a kind of translucent object. ये चीज क्लियर है? yes, ma'am, Okay. अब मैम, yes, मैम हमारे स्पेक्स के जो ग्लास होते हैं तो उसमें हम अगर जो सनलाइट में रखे तो उसका थोड़ा शेडो पड़ता है ग्लास का, तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। बेटा अगर आप उसमें क्या करें, अगर आपके जो ग्लासेस जो होते हैं उसे अगर हम सनलाइट में रखे तो उस ग्लास का थोड़ा शेडो मतलब दिखता है, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। नहीं बेटा, वो शेडो इसलिए दिखता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपके ग्लासेस होते हैं या तो उसका फ्रेम का शेडो कास्ट हो रहा होता है या फिर वो ग्लासेस थिक उसके बने होते हैं, जैसे उनका जो ग्लास है या जो आपका लेंस है वो क्या होगा, काफी थिक होगा, तो उस वजह से शेडोज कास्ट होते हैं। बट जैसे आपके सन ग्लासेस है, सन ग्लासेस का एग्जाम्पल किसी ने मुझे ट्रांसल्यूसेंट में नहीं दिया, वो भी तो सन ग्लासेस भी तो एक टाइप का ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ही हुआ। लाइट तो आती है, ऐसा तो नहीं कि आंख बंद हो जाती है, दिखता ही नहीं है बाहर का कुछ भी। सन ग्लासेस में भी क्या होता है, yes, ma'am, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं आपको, कुछ रेज को रोकते हैं, है ना, यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, यूवी रेज को भी रोकते हैं वो, isn't it? yes, ma'am, चलिए, तो अब रे क्या होती है?
रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज द पाथ फॉलोड, स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय लाइट, या जिस तरह का भी पाथ लाइट फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये रेज का कलेक्शन अगर हो, अब एक साथ मोर देन वन रेज हो तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बीम। लाइट, ये बंडल ऑफ लाइट रेज को, जब बहुत सारी लाइट रेज इकट्ठे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. अब बीम्स Yeah. भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ये वाली जो हमने बीम देखी जिसमें बहुत सारी लाइट रेज एक साथ थे, दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्यों कहला रही है, क्योंकि इसमें सारी लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ बीम कौन सी होती है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, ये समझ बेटा। मैम कोई फिक्स बीम भी होती है, मतलब आप कैसे कहना चाह रहे हो बेटा, फिक्स बीम से क्या कहना चाह रहे हैं? फिक्स बीम लाइट रेज क्या होता है, कन्वर्ज भी हो सकते हैं, वो डाइवर्ज भी हो सकते हैं, वो पैरेलल भी जा सकते हैं, तो अलग अलग तरह की बीम इसीलिए हो। यस मैम अभी आपने लास्ट 5 मिनट्स में जो समझाया वो फिर से समझा सकते हो, क्योंकि किसी का कॉल आ रहा था ना तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपने कहाँ से मिस किया था बेटा? मैम ये आप रे ऑफ लाइट का ही समझा रहे थे हाँ, कुछ। तो रे ऑफ लाइट में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रे ऑफ लाइट में सबसे रे ऑफ लाइट होती है जो पाथ लाइट रेज फॉलो करती हैं उसको रे ऑफ लाइट बोल रहा है, या सॉरी जो पाथ लाइट फॉलो करेगी उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। जब ये लाइट रेज पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, बंडल ऑफ रेज को हम क्या नाम दे रहे थे, बीम का नाम दिया था। जब बहुत सारी आपकी लाइट रेज एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। अब अगर ये लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं सारी एक के साथ दूसरी, तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल बीम इसको नाम देते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। फिर हमने दूसरी बीम जो बात करी, जब लाइट रेज एक दूसरे के साथ सारी कन्वर्ज हो रही होंगी, एक जगह किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो रही होंगी, तो ऐसी रेज को हमने नाम दिया कन्वर्जेंट बीम। नाउ द थर्ड टाइप, अपने आप ही बता सकते हो मैम। कन्वर्जेंट बीम जो होती है उसका सोर्स ऑफ लाइट अलग अलग होता है या एक ही होता है? नहीं बेटा, कई बार क्या होता है कि एक ही सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज होती हैं, अभी आप पढ़ोगे इनके एग्जांपल्स, जब आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ये सब पढ़ोगे ना, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, बेसिकली उसका काम ही है कि जो सारी पैरेलल रेज उस पे आ रही हैं उनको कन्वर्ज कर देता है वो एक जगह। ठीक है, तो उसका तब आप इस कन्वर्जेंट बीम को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस बेटा। मैम डाइवर्जिंग बीम्स होती है। हाँ बेटा, कई बार क्या होता है, ये बीम्स लाइट रेज जो होती हैं वो अलग अलग डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो उनको हम नाम देंगे डाइवर्जेंट। मैम स्टिल बीम, डॉट से डाइवर्जेंट बीम प्रोड्यूस होती है ना? किससे? मैम प्रोजेक्ट में मैम स्टिल बीम डाइवर्जेंट। मतलब, हाँ बेटा, टॉर्च से डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट आपको क्या होता है, जब आपको लाइट को स्प्रेड करना है ना, तो आप कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का या कुछ इस तरह के लेंसेज या ग्लासेस का यूज करते हैं जिससे लाइट रेज क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। अभी इसका एग्जाम्पल हम और भी पढ़ेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, इन बीम्स पे ज्यादा जाना नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो हम बार बार यूज करेंगे कि लाइट रेज कन्वर्ज हो गए, लाइट रेज डाइवर्ज हो गए, तब आप कंफ्यूज ना हो कि कन्वर्ज या डाइवर्ज होने से क्या मतलब है। यस बेटा। STL बीम मतलब, प्लीज बी बिट लाउडर, आवाज नहीं आ रही है। कौन पूछ रहा है बेटा? आगे बढ़े।
रे ऑफ लाइट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब ये भी पढ़ा हुआ है आपने, रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज समझते हैं? Yes. जब आपकी लाइट रेज क्या होता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती है, एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं, और जब वो कन्वर्ज होती हैं इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पे आपकी कोई स्क्रीन है और वो क्या है, उसको जब वो एक जगह पे कन्वर्ज होके उसकी इमेज बनाती हैं, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट रेज कन्वर्ज होके सामने स्क्रीन पर इमेज बनाती हैं, ऐसी इमेजेस को आप क्या बोलते हो? रियल इमेज बोलते हो। समझ रहे हो? रियल इमेजेस Yes. हमेशा क्या होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज क्या होगी? हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी आपको स्क्रीन पर। समझ रहे? वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो एक्चुअली होती नहीं है, बट हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कहीं पर क्या होगा, स्क्रीन के पीछे बन रही हैं। इन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजेस। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और स्क्रीन के बैक में कहीं से हम मानते हैं, ये होती नहीं है, बस हमारी एक इमेजिनेशन होती है, एक अजम्पशन होती है कि इसकी इमेज इस तरह से कहीं बनेगी, वर्चुअल जो रियल में नहीं है। आप मान के चल रहे हो कि इस तरह की इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होती हैं? इरेक्ट होती हैं। ओके, रियल इमेजेस क्या होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। पढ़ा है कभी? मैम यस। Yes, ma'am. मैम अभी आपने बोला कि रियल और वर्चुअल इमेज कैसे क्रिएट होती है, वो पता नहीं चला। कैसे क्या होती है बेटा? कैसे क्रिएट होती है वो पता नहीं चला। हाँ, रियल इमेजेस आपकी कब क्रिएट होती हैं? जब आपकी सारी रेज कहीं पर, लाइट रेज कहीं पर फोकस हो रही होंगी। फोकस यानी कलेक्ट हो रही होंगी, या फिर हमने जो अभी बात करी थी कन्वर्ज हो रही होंगी। तो जब वो कन्वर्ज होती हैं तो उनका क्या होता है, वो कन्वर्ज होके जो आप स्क्रीन रखते हो सामने, स्क्रीन किस लिए होती है? इमेज को देखने के लिए होती है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हो तब स्क्रीन पे रखते हो, और वो स्क्रीन जब सामने रखते हो सारी लाइट रेज कन्वर्ज होके उसकी इमेज बनाएंगे। आपका ऑब्जेक्ट था अपराइट, इमेज इसकी बनती है इन्वर्टेड, और जो ऑब्टेन हो सकती है स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर आप पा सकते हो या आपको मिल सकती हैं, वो इमेजेस क्या होती हैं? रियल इमेजेस होती हैं। और रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी। और दूसरी तरह की इमेजेस जो होती हैं वो होती हैं वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? कभी भी स्क्रीन पर नहीं मिलती हैं, वो हमेशा जो आपका जो भी आपका सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है या जहां से भी आपका लाइट सोर्स है उसके ऑपोजिट साइड में बनेगी, और ये स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होगी। आप इमेजिन करके चलते हो कि ये कहीं ना कहीं बन रही होंगी, और ये ज्यादातर डाइवर्जेंट बीम से बनती है। जो डाइवर्ज होती है बीम, उससे ये लाइट रेज बनती है, सॉरी उससे ये इमेजेस बनती हैं, और ये हमेशा इरेक्ट होती हैं। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है तो इमेज भी इसी तरह से सीधी हम मान के चलते हैं कि इसकी बनेगी। जब हम कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज? या बेटा ये आपको एग्जांपल अभी आप डेली देखते हो उसी से पता चल जाएगा। हम आगे आगे आ रहे हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। Ma'am, real images are formed on the surface of an object. Yes, you can say that. अभी आप देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर आपने ये पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा? जो मिरर आप अपने घर में यूज करते हो, वो एग्जाम्पल है किसका? प्लेन मिरर का। ठीक है, समझ रहे हैं?
Yes, ma'am. उससे आपको इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको ये नहीं पता है, जब आप सामने देखते हो मिरर पर, तो आपकी इमेज कहां पर बन रही है मिरर में, कुछ पता चलता है? वो एग्जाम्पल होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का। ठीक है। दूसरा, जब आपने मिरर में अपना इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, तो आपने ये भी देखा है कि साइज सेम होता है। आप अपना फेस देख रहे हो, तो क्या ऐसा होता है कि साइज छोटा या बड़ा होता है फेस का? जो साइज का आपने फेस सामने रखा है, जो साइज का ऑब्जेक्ट सामने रखोगे मिरर के, इमेज बिल्कुल वैसी ही बनती है। साइज सेम होता है, होता है नहीं होता है? Yes. दूसरी चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो, मिरर से दूर चले जाओ तो आपकी इमेज भी दूर जाती रहती है, और मिरर के जितने पास आते जाते हो इमेज भी उतनी पास आती जाती है। तो दोनों का ऑब्जेक्ट जितना दूर, उतना ही दूर आपकी इमेज। ठीक है। और एक जो प्लेन मिरर से क्या होता है, इमेज बनती है, उसका एक फिनोमेना आपने देखा है, दैट इज, इसका नाम सुना है? सब लोग, क्या लिखा है मैंने? Lateral inversion. लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्लियर होता है सबको? क्या चीज होती है लेटरल इन्वर्जन? नो मैम। लेटरल इन्वर्जन क्या चीज होती है? ये भी आपका प्लेन मिरर में दिखता है। कान पकड़ते हो राइट और दिखता है मिरर में लेफ्ट, होता है? Yes, ma'am. उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कि लेफ्ट चीज राइट दिखती है और राइट चीज लेफ्ट दिखती है मिरर में, जब आप प्लेन मिरर में इमेज देखते हो। समझते हैं इसको? आपने लिखा ABC मिरर के आगे, दिखा कैसे? ऐसा दिखता है? Yes, ma'am. लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लेफ्ट दिखती है। इसको ही क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है साइडवेज इन्वर्जन। ओके, साइडवेज इन्वर्जन भी इसे बोला जाता है। समझ रहे हैं? Yes. ये फिनोमेना समझ में आता है सबको? Yes, ma'am. आगे बढ़े। मैम, यस। मैम जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है? नहीं बेटा, अभी हमने बताया सबसे पहला ही पॉइंट हमारा क्या था कि वो कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे बड़ी बात तो उसका एग्जांपल कि वो वर्चुअल इमेज क्या है, कि मैंने आपको बोला कि वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं? इरेक्ट होती हैं, एकदम सीधी होती हैं, अपराइट होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट। तो क्या ऐसा लगता है जब आप अपनी मिरर में इमेज देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए? ऐसा तो नहीं होता ना बेटा? होता है? अब नेक्स्ट हम आते हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The bouncing back of light rays from a surface. ओके, वेरी गुड। जब हम किसी लाइट सरफेस पे लाइट रेज थ्रो करते हैं, या लाइट रेज व्हेन फॉल ऑन एनी सरफेस देन दे बाउंस बैक। वो क्या होता है? When light ray fall on any surface, it tries to bounce back and try to remain in the same medium from which it is entering. जिस मीडियम से वो एंटर कर रही है उसी मीडियम में वो वापस जाना चाहती हैं, और वो सरफेस से बाउंस करती हैं
उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक को ही क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन के आपने 2 लॉज पढ़े हैं, कौन कौन से हैं वो 2 लॉज? Angle of incidence Angle of incidence equals to This is a law, but it is a second law. First law क्या है? Incident ray, normal, and reflected ray. They all lie on same the same plane. on same. ये फर्स्ट लॉ है, समझते हैं? yes ये सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन होना है, इस पे जो रे गिर रही है आकर, या द रे विच फॉल्स या विच टचेस द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक रे बनाते हो, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी या बाउंस बैक करेगी तो जो रे बनती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है ये? यस मैम। पक्का? नहीं मैम, अंदर की साइड नहीं होगा वो एंगल। यस, चेक करो कितने लोग कह रहे हैं ये सही है। गलत। बेटा ये क्यों गलत है? क्योंकि मैम ये एंगल अंदर की साइड बनेगा नॉर्मल के बाजू। क्योंकि ये एंगल क्या होते हैं, दीज आर द एंगल्स मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो सरफेस के है उसके और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस यस मैम। आप रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, ये जानते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस yes मैम। बताएं, कोई ट्राई करे? रेगुलर एक और नाम रिफ्लेक्शन होता है वो जानते हैं? प्लेन सरफेस पे होता है, इरेगुलर रफ सरफेस पे होता है। यस यस, गुड। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब आपकी सरफेस स्मूथ है तो जितनी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी वो सब क्या होंगे, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना रहे होंगे नॉर्मल, इन सबकी क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो सारे नॉर्मल बिल्कुल सेम होंगे और इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबके बराबर होंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? ये क्या है? यस। रेगुलर रिफ्रैक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन यू हैव अ सरफेस या सरफेस स्मूथ नहीं है, इस तरह की, इस पे ये जो रे गिरी वो किसी और एंगल पे गिरी, ये वाली रे जो गिरेगी वो डिप्रेशन में गिर गई, फिर ये यहाँ कहीं गिरी, इस तरीके से सब सेम एंगल पर नहीं गिरते। सेम एंगल पर क्या होता है, इनका नॉर्मल भी नहीं होता। इसका नॉर्मल कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं किसी और का नॉर्मल कहीं और बन सकता है,
सबके नॉर्मल सेम नहीं होते, नॉर्मल सेम नहीं होते तो सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसका I1 हो सकता है, दूसरे का क्या हो सकता है, I2 हो सकता है। सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस सब अलग अलग होते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग होंगे। तो कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इस तरह से जा रही है। रिफ्लेक्टेड रेज भी सब डिफ्यूज होती हैं, फैली हुई होती हैं, तितर बितर इधर उधर फैली हुई। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सही है, इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, किसी को कोई डाउट? no, अब हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होता है, ये आप अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो और हमने उसको डिस्कस भी कर लिया। अब आपके पास प्लेन मिरर के बाद नई चीज जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो है स्फेरिकल मिरर्स। ये अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, है ऐसा? स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉन्वेक्स या कॉन्केव आते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कहाँ से आते हैं? आप मान के चलते हो कि आपके पास कोई स्फेयर है जो कि मिरर के फॉर्म में है, और स्फेयर, सर्कल नहीं बोल रही हूं, इसको आप 3D अज्यूम करके चलिएगा, स्फेयर है, बॉल जैसा है, उसका मैंने पार्ट कट कर दिया। ठीक है, इस हॉलो स्फेयर का, हॉलो मतलब अंदर से खाली, खोखला है, और उसका मैंने पार्ट जो है वो क्या कर दिया, कट कर दिया। ये एक स्फेयर का ही पार्ट है। अब अगर आपने देखा है, आपके जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें एक कोटिंग होती है, एक तरफ से वो शाइनी होते हैं तो दूसरी तरफ उस पे आप कोई पेंट करते हो। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जहां से आप इमेज देखते हो, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह की अंदर को होगी, डिप्रेशन जैसा बन रहा होगा, और पॉलिश्ड सरफेस क्या है, ये वाली साइड पॉलिश्ड है, तो ऐसे मिरर को क्या बोला जाता है, convex, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर आपका क्या हो, ये कॉनकेव मिरर समझ में आया बेटा, जो अगर आपका डिप्रेशन वाली साइड पे आपकी लाइट रेज फॉल कर रहे हैं, तो ऐसे मिरर को आप क्या नाम दोगे, कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन अगर डिप्रेशन वाली साइड से हो रहा है तो कॉनकेव मिरर। इसी का उल्टा, अगर ये वाली साइड बल्जिंग है, उभरी हुई, बल्ज कर रही है, बाहर को निकली हुई है, इस साइड पे लाइट रेज फॉल कर रहे हैं, और ये वाली साइड जो है ये क्या है, पॉलिश्ड है, तो ऐसे मिरर को क्या नाम देंगे, convex, कॉन्वेक्स मिरर। यस बेटा। मैम मतलब कॉनकेव मिरर में जो अंदर की साइड जो होती है, जो डिप्रेशन वाली साइड होती है, उसमें से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। बिल्कुल, और कॉन्वेक्स में ये जो बाहर वाली साइड है, यहां से रिफ्लेक्शन। चम्मच का, स्पून का एग्जांपल देख लो, एक साइड ऐसे होती है जिससे आप खाना उठाते हो, वो साइड दैट इज कॉनकेव, और पीछे वाली साइड कॉन्वेक्स। समझ रहे हैं? अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कल को जब मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, बेटा कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर क्या कौन सा है, तो आप लोग सब कंफ्यूज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अभी जैसे मैं पूछ रही थी तो सबसे पहले मुझे कॉनकेव को किसी ने कॉन्वेक्स बोला, तो उसको याद रखने के लिए हमेशा आप एक चीज ध्यान रखो, आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे कि कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कौन सा कॉनकेव होता है। ये वर्ड जानते हो? क्या होता है केव का मीनिंग क्या होता है? गुफा। गुफा। ठीक है, गुफा क्या होती है? गुफा में अंदर की तरफ जाया जाता है,
यस मैम। गुफा में तो कॉनकेव भी कैसा होगा, जो इस तरह जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट रेज अंदर को जा रही होंगी। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा कभी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करती हैं, वो सारी क्या होती हैं, इस पे रिफ्लेक्ट होके सब के सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, इसीलिए इसको नाम बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। अब इसी का उल्टा किस में हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्ज हो जाएगा। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी लाइट रेज हैं वो क्या होंगी, जब इस पे फॉल करेंगी तो वो डाइवर्ज हो जाती है, इस तरह से फैल जाती है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है दूसरा? डाइवर्जिंग मिरर। सही है? इतनी चीज समझ में आ रहा है? यस आगे बढ़े। यस मैम। ओके, अब हम इनसे कैसे कैसे इमेज बनती हैं, जो आपने वर्चुअल और इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड ये सब जो पढ़ा, और फिर आप कुछ टर्म्स यूज करते हो, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, एनलार्ज्ड मतलब बड़ी, कहीं पे बड़ी इमेज दिखाई देती है, कहीं छोटी हो जाती है इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज छोटा हो जाता है। ये सारी चीजें हम इनकी स्टडी किस पे करते हैं? इन मिरर्स के साथ करते हैं। एक बार हम कॉनकेव मिरर के साथ स्टडी करते हैं, एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ ये सारी स्टडीज करते हैं। तो उससे स्टडी को करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने बहुत जरूरी होते हैं। वो टर्म्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं इस साल, तो उनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उन टर्म्स का हम जब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस मिरर से कैसे इमेज बन रही है, तो उनमें उसका बार बार यूज होगा। और वहां पर मैं बार बार बोलूंगी फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे वर्ड जब मैं यूज करूंगी तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप क्या करें, उनको ध्यान से समझ लें कि कौन सी टर्म को क्या कहा जाता है और वो किस लेटर से डिनोट की जाती है। क्लियर है? स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, अभी हमने बात करी कि हमारा जो मिरर होता है वो क्या है, किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा और वो स्फेयर का कोई सेंटर रहा होगा, होता है? कोई स्फेयर है उसका कुछ सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये तो हमें स्फेयर दिखाई नहीं देता, हमें तो मिरर ऐसा दिखाई देता है, उसका हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ये मिरर जो है ये किसी सर्कल का या किसी स्फेयर का पार्ट है और उसका कुछ बीच में अंदर एक सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आई ये चीज? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल सी से। फिर ये जो हमारा मिरर है उसका एंड से एक मिड पॉइंट होगा, दोनों एंड से बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आता है, दैट इज टर्म्ड एज पोल। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ योर मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों का एक पोल होता है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ योर मिरर which is equidistant from both of the ends of the mirrors.
दोनों मिरर के मैम पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर की पैरेलल लाइन में आता है। हाँ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पोल क्या है? पोल अभी हम जब आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए व्हाट इज पोल, क्योंकि डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी वन लाइन में आपको आंसर करने के लिए आ जाता है कि पोल क्या होता है किसी भी मिरर का। तो द पोल ऑफ द मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर एंड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द मिरर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। और पोल को हम हमेशा कैपिटल P से डिनोट करते हैं, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते हैं बेटा तो हम पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिख सकते। वर्ड्स या पूरे पूरे हम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो क्या होता है कि हमारे को इमेज नहीं स्टडी कर पाएंगे। ये वर्ड से क्या होगा, वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बीच बीच में ये अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या डिनोट होता है, कौन सा अल्फाबेट क्या डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो यस, क्लियर है ये चीज? यस मैम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद किस पर आ गए हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब मैम यस मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन अगर आए तो कैसे लिखने? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, या इट इज द इमेजिनरी सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन कट या मेड। ठीक है, कि उस होलो स्फीयर का सेंटर जिसमें से मिरर को कट किया गया है या बनाया गया। समझ में आया ये चीज? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर। फिर आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है? Yes. 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 Distance of center of curvature from pole is termed as radius of curvature and it is denoted by capital R. सही है, आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका अभी किसी ने जिक्र किया था। प्रिंसिपल एक्सिस आपका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसको टच करती हुई, बोथ द पॉइंट्स को टच करती हुई एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, जो आपके मिरर के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास होते हुए जाती है, दैट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन, ये ऐसा कुछ मिरर में हो दिखती नहीं है, ये हम इमेजिन करते हैं। जब हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन को तो हम एक इमेजिनरी लाइन पहले ड्रॉ किया करेंगे। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या मान के चलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे? नेक्स्ट इज फोकस। फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जितनी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होती हैं जब फॉल करते हैं कॉन्केव मिरर पे, तो वो हाँ जो जिस पॉइंट पे वो सारी के सारे कन्वर्ज होते हैं उस पॉइंट को हम क्या मान के चलते हैं? फोकस मान के चलते हैं। ठीक है, दिस इज पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर जहां पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं उसको क्या टर्म देंगे? फोकस। बट अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होगा?
पोल तो सब यहां पर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किस तरफ बनेगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये स्फेयर कुछ इस तरह का रहा होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और इसका फोकस भी आपका राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि ये एक तरह का डाइवर्जेंट मिरर है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, डाइवर्जेंट मिरर है। तो डाइवर्जेंट मिरर का मतलब क्या है कि इस पर जो पैरेलल लाइट रेज फॉल करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ये नहीं है, सारी के सारी डाइवर्ज होंगी। बट हम इसको मान के चलते हैं कि बिहाइंड द मिरर ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और उस पॉइंट को हम वहां क्या नाम देंगे, फोकस नाम देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? मैम Yes, हाँ बोलो। मैम सी इतना पीछे, हाँ वो सी मैंने इसलिए पीछे किया क्योंकि बेटा इसमें क्या है, अभी मैं आपको रिलेशन बताऊंगी फोकस में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तब आपको पता चलेगा कि मैंने सी को पीछे क्यों किया। ओके ओके क्लियर है ये चीज कि इसका सेंटर ऑफ पोल तो इसका यही Yes, ma'am. रहेगा, मिड पॉइंट ही रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका उस तरफ हो जाएगा, और फोकस को भी हम इमेजिन करते हैं कि जहां से सारी लाइट रेज ये डाइवर्ज हुई है उसका एक कोई पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होंगी ये सारी लाइट रेज, उसको हमने फोकस मान लिया है। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। सही हो गया? नेक्स्ट है फोकल लेंथ। Focal length is denoted by small letter f. Focal length. पोल हमने यहां बनाया था, हमने इमेजिन किया था फोकस हमारा यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। Distance between the pole and focus of the mirror is termed as focal length, or distance between the pole and center of curvature is termed as radius of curvature. ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट? No, Ma'am? ma'am. यस यस। मैम आप फोकल लेंथ एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ, फोकल लेंथ मैंने आपको क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से फोकस, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। सही है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ भी किस तरफ चली जाएगी, राइट तरफ, राइट साइड में। ये ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसमें लास्ट जो रह जाता है दैट इज अपर्चर। फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, और एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, लास्ट इज अपर्चर। अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर। अगर ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो द डिस्टेंस बिटवीन M and N gives the aperture of the mirror। ठीक है, जितना बड़ा अपर्चर यानी उतना बड़ा आपका मिरर का सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी उतना ही बड़ा जितना बड़ा अपर्चर। अपर्चर बड़ा होगा तो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बड़ी होगी, अपर्चर छोटा है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी छोटी है।
समझ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. So these are the terms that are going to be used when we'll be studying about the image formation by spherical mirrors. तो जब हम spherical mirrors की बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन उनसे स्टडी करेंगे, तो एक एक करके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे टर्म्स आपके यूज होंगे. ओके मैम. मैम ओके, यस मैम मैम आप मुझे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस समझा सकते हो? कैसे डिनोट करता है? अपर्चर को बेटा कहीं भी आपको डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपर्चर क्या है आपका, ऐसे जनरल टर्म आपको पता होना चाहिए. अपर्चर का वैसे आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि मिरर का अपर्चर क्या होता है. फिर दूसरा और क्या कह रहे थे, कौन कुछ बोल रहा था? आप मुझे एक बार फिर से प्रिंसिपल एक्सिस समझा सकते हो? बेटा अब क्या है, टाइम अप हो रहा है ना, मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है, इसको हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके, उसी के बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. तो तब मैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस वैसे क्या किया, इमेजिनरी लाइन थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को टच करती हुई जा रही थी. ओके, सही है? ओके, ठीक है, इसको और फर्दर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए इतना, इसने को रिवाइज करिएगा, स्टडी. ओके ओके देन, थैंक यू. आफ्टरनून सर. Okay, I have made you the host. साक्षी सब लोग रोल नंबर से एडमिट हुए हैं ना? Okay. रीत बेटा, आप सबका रोल नंबर डालो ना. आपके सबका एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, कैपिटल ए, रोल नंबर और पेज. ठीक, आप डाल दो. योगेंद्र सिंह राव. साक्षी मैडम, ये नया स्टूडेंट है क्या? साक्षी जी सर. कोई भी बच्चा रोल नंबर के बगैर नहीं हो, ध्यान रखना. हाँ, पर योगेंद्र सिंह राव नहीं, नया स्टूडेंट तो कोई नहीं है नारायणपुरा का. कौन है ये योगेंद्र सिंह राव के नाम से? एग्जिट करा दो उसको. अभी मैं करा दूं? जी, रिमूव कर दो. पर सर रिमूव कर देंगे तो वो आएगा, उसने लेफ्ट ही कर दिया. सर एक काम कीजिए ना, मेरे को होस्ट बना के रखिए, कुछ भी इमरजेंसी हो मैं फटाफट निकाल सकती हूँ. हाँ, बना दिया. ओके बच्चा पार्टी, लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था. आज ऐसा कोई बच्चा बैठा है जो इसका फर्स्ट लेक्चर हो? एनीबॉडी इज देयर? 4.1 अटेम्प्ट ना किया हो, ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना?
चलो ओके। So let's start. Yes, Topic sir. number 2. Yes. Write down title. Exercise 4.2 का ये टॉपिक है. Write down title. Find the solution. Find the solution of the following equation with the factorization method. With the help of factorization method. These are the sum from exercise 4.2. Textbook. First sum. X square minus 3x minus 10 equal to 0. अब बेटा 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी हुई है ना? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक मेथड. 10 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 3 होता हो. 10 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 3 होता हो. 5 2 are 10 -5. यानी कि मैंने बेटा ये +3 है, यहाँ पे -3 है, इसलिए मैं साइन चेंज करके बोलूंगा -5 + 2. सो -3x को आपने स्प्लिट किया है -5x + 2x. सो नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर -5x + 2x -10 = 0. अगेन आई रिपीट, यहां पे अगर माइनस की साइन हो तो जो भी आपने फैक्टर्स बनाए उसकी अपोजिट साइन आपको लिखने की -5 एंड +2. दो का ग्रुप, x कॉमन, x -5 + 2 कॉमन, x -5 = 0, x -5 x + 2 = 0. Multiplication of two bracket = 0 means either first bracket is 0 or second bracket is 0. Either x -5 is 0 or x + 2 is 0. So x = 5, x is equal to -2. So these are the two solution, 5 and -2. कॉपी कर लेना बेटा. सर आपने 2 के कॉमन में x -5 निकाला तो x -10 निकलेगा ना? क्यों बेटा, अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 5 10 होगा ना? हाँ सर, हाँ. यस सर, सॉरी माय मिस्टेक.
See now, sum number 2. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. 6 2s are 12. बेटा यहाँ पे क्या था 10 1s are 10, इसलिए मैंने 10 के डायरेक्ट फैक्टर निकाले थे. यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 है तो 6 2s are 12 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 1 होता हो. 4 3s are 12 4 minus 3 is equal to 1. यहाँ पे x पॉजिटिव है यानी साइन चेंज नहीं करेंगे. x स्प्लिट हुआ प्लस 4x माइनस 3x. सो 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. 2x common, x plus 2 minus 3 common. बेटा माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस 6 का प्लस 2 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. सो x plus 2 2x minus 3 equal to 0. x plus 2 equal to 0. 2x minus 3 equal to 0. x equal to minus 2, 2x equal to 3, x is equal to 3 upon 2. Next, third, 2x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0. And you know fractions is not valid. तो सबसे पहले आपको LCM लेना पड़ेगा 8. 8 2s are 16x square minus 8 1s are 8x plus 1 equal to 0. Okay. 16 1s are 16 के फैक्टर जिसका एडिशन 8 होता हो. 4 plus 4 and 4. By the way, जब भी ये दोनों नंबर सेम आए तो समझना होता है कि ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का नहीं पर ये परफेक्ट स्क्वायर का सम है यानी कि a minus b द होल स्क्वायर इसके फैक्टर है. I mean to say 4x minus 1 the whole square is equal to 0 इसका फैक्टराइजेशन होगा. अब माइनस इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मिडिल टर्म की साइन माइनस है. अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस लिखता. राइट. 4x minus 1 अगेन 4x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया. 4x minus 1 equal to 0. 4x minus 1 equal to 0. Again 4x minus 1 equal to 0. 4x equal to 1. X is equal to 1 by 4. 4x equal to 1. X is equal to 1 upon 4.
Next is fourth, 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. 100 1s 100 के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 20 होता हो. 10 10s 10 plus 10 is equal to 20. Again नंबर सेम आया है 10 and 10, मतलब ये भी सम परफेक्ट स्क्वायर का है. 10x 100x square is the square of 10x. 1 is the square of 1. Sign of middle term is equal to 0. 10x minus 1. 10x minus 1 equal to 0. 10x minus 1 equal to 0. 10x minus 1 equal to 0. 10x equal to 1. X equal to 1 by 10. 10x equal to 1. X is equal to 1 upon 10. Sir, done. Next, root 2x square plus 7x. Important sum. टेक्स्ट बुक का ये टेक्स्ट पांचों पास हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन में ही है बेटा. ओके, √2 into 5 √2 क्या होगा? 5 10 4 2 10. 10 के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 7 होता है. 5 plus 2 7. 5 plus 2 is equal to 7. √2x square plus 5x, इसका स्प्लिटिंग हुआ 5 plus 2 equal to 7. 2x plus 5 √2 is equal to 0. x common, √2x plus 5. Be careful, यहाँ पे 2 and √2 में से √2 कॉमन निकलेगा. रीजन 2 को आप √2 का स्क्वायर कह सकते हो, राइट ना. तो √2 स्क्वायर x प्लस 5 √2 में से √2 स्क्वायर और √2 में से क्या कॉमन लिया मैंने? √2 स्क्वायर में से एक √2 कॉमन निकल गया, अभी एक √2 बचा है. √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. √2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. √2x प्लस 5 इक्वल टू 0. x plus √2 is equal to 0. √x is equal to -5. x equal to -5 by √2. x is equal to -2. ये आपको करना है खुद अभी. x square plus 6x plus 5 equal to 0.
सर यस बेटा। सर सेकंड में 9x² के बाद क्या है? यहाँ पे बेटा 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके सर। ध्वनि x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 6 होता हो। 5 and 1। बेटा आप म्यूट हो आप। अनम्यूट हो जाओ बेटा, आप म्यूट हो। 5 and 1। या 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, इसका फैक्टर होगा 5 and 1। क्लियर सर? सुजल सर 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9 2 जा 18 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 3 होता हो। 18 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 3 होता हो। नित्या 18 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 6 होता हो, 3 होता हो। नित्या 6 plus 3, 6 minus 3 है बेटा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि प्लस है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करनी पड़ेगी। -6 प्लस 3, राइट। श्रेय 60 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होता हो। 60 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होता हो। केया पटेल 60 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होता हो। देव सर 12 and 5 minus 12 plus 12 5 और 60। ये क्या आ रहा है पता है? प्रॉब्लम क्या आ रहा है? 9th का मास प्रमोशन। 9th का मास प्रमोशन हैरान कर रहा है। बराबर अनिकेत? मैं आज आपको शाम को 60 सम्स की वर्कशीट भेज रहा हूं। कितने? 60, जिसमें आपको इसी तरह के सम का क्वाड्रेटिक करना है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैंने एक वर्कशीट ऑलरेडी पहले भेजी थी, ये दूसरी वर्कशीट है चैप्टर 4 की। ठीक है। 12 and 5, 12 minus 5 is equal to 7। इसमें भी साइन चेंज होगी। -12 plus 5। 12 3 जा 36 के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 13 होता हो। रुद्रा यस सर। 36 का एडिशन 13 होता हो। सर मैं बोलूं? सर कैन आई से? सर मैं बोलूं? प्रांशु सर खुशी गुप्ता कैन आई से? हाँ बेटा, एक मिनट, आप पे भी आऊंगा ही बेटा, मुझे सब बोलो खुशी। खुशी बोलो। 9 plus 4। Yeah, 9 4s are 36 and 9 plus 4 equal to 13। बट यहाँ पे भी 13 की साइन माइनस है, तो फैक्टर होंगे -9 and -4। 3x² minus 9x minus 4x plus 12। फिर दो का ग्रुप करना पड़ेगा आपको। प्रिया गोहेल, कैरवी, प्रथम, त्रिशा, कैमरा ऑफ है सब आपका। कैमरा ऑन करो पहले सब लोग। स्माइली नाम आपका स्माइली है, तो हमेशा फेस पे स्माइली होनी चाहिए। स्माइली आपको आंसर देना है 6x² plus 6x minus 12 equal to 0। 12 6 जा 72 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 6 होता हो। सर कहना है? सर कहना है?
हेलो। यस बेटा। 12 minus 6. वही फैक्टर होगा ना, 12 6 आई। यस सर। यस सर। गुड रे बच्चा, पूरे जग में ढंढेरा। नहीं बोलने का तभी मुझे बाकी सबका फैक्टर निकाल दिया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, पर बेटा इसमें एक चीज आपको समझनी है, ध्यान रखना बेटा। भले आपने फैक्टर जरूर बोल दिया, लेकिन आपसे एक महापाप हो गया है, महापाप। यज्ञ करना पड़ेगा, हवन। वो क्या सर? इसमें कॉमन निकल सकता है वो? फैक्टर का फर्स्ट रूल है, कोई भी फैक्टर का फर्स्ट रूल है कि फैक्टराइजेशन करना, मेथड अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। तीन में से कुछ कॉमन निकल रहा है। यस, 6 इज कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं निकालोगे तो चलेगा, प्लस 12 माइनस 6 करोगे तो भी चलेगा, तो लास्ट स्टेप में जाके कॉमन निकलेगा। या तो फर्स्ट से कॉमन निकालो याद आए तो, वरना लास्ट में से तो कॉमन निकल ही जाने वाला है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, बेटा 6 सामने जाएगा, 0/6 दैट इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 दिया हो तो कॉमन नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो 0 हो जाता है। अब 2 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 2 1 जा 2 minus 1 is equal to 1 plus 2 minus 1 equal to 1, but sign plus ही है, so plus 2x minus x. Okay, clear? Yes sir. रोहन 15 4 जा 60 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता हो। So can I tell साक्षी पटेल? सर वो 4 कॉमन नहीं, सर वो 4 कॉमन नहीं निकलेगा। हेलो, ये फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता हो। ला स्पीकर ऑन कर। सर मैं आई। हमें सॉरी वन सेकंड बेटा, आप मैं ही नाम बोलूंगा बेटा यहाँ पे। हितवी। Yes sir, 10 and minus 4. I said 10 and minus 6. हाँ 10 and 6, 10 6 जा 60, 10 minus 6 is equal to 4। 4 प्लस है इसलिए प्लस 10x minus 6। कम ऑन कंप्लीट द सम। आप होता ना नंबर आड़ा जेवा जब फोन पर फोन होकर समझ नहीं पड़ती है। कर 90,999,23576 કદાચ ચંપાભાઈનો નંબર નથી ને, જોઈ લેજે મારા કોઈનો। લેક્ચર વાળી કહી દેજે। All 6 sums are completed. Done. Yes sir. With factors and solution. Yes sir. सब कुछ। Okay.
Now something different. This is from R.D. Sharma. This sum is from R.D. Sharma. From R.D. Sharma. Okay. और बेटा ये सम काफी बार पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर, आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अब बेटा ये जो सम दिया गया है, सबसे पहले ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट जो हम 8th स्टैंडर्ड में काम कर चुके हैं, आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज x into x plus 1। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने ये काम किया हुआ है। x and x plus 1 LCM, x into x, x square, x plus 1 into x plus 1, x plus 1 the whole square equal to 34 upon 50. X square, a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square, x square plus 2x plus 1, x into x, x square, x into 1 x equal to 34 upon 15. सर यस बेटा। सर इतना फिर से सिखा सकते हो? नहीं समझ पड़ा मैं। बिल्कुल सिखा सकता हूँ बेटा, क्यों नहीं सिखा सकता। x into x, x square plus x plus 1 into x plus 1, x plus 1 the whole square। डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिखा, x into x plus 1 is equal to a number as it is। x square plus बेटा a plus b the whole square का फॉर्मूला क्या है? a square plus 2ab plus b square, a plus b square, right? So x square plus 2x plus 1 square is 1। वो लिखा मैंने। Upon x into x square plus x into 1 x equal to 34 upon 15। Okay? Yes sir। x square plus x square 2x square plus 2x plus 1 upon x square plus x equal to 34 upon 15। Now cross multiplication, 15 twos are 30x square plus 15 twos are 30x plus 15 ones are 15 is equal to 34x square plus 34x 15 30x square plus 30x, या फिर 30 और 34 में बड़ा कौन है बेटा? 34। तो लेफ्ट टू राइट जाता हूं। 34x स्क्वायर प्लस 34x इज इक्वल, इसको ट्रांसपोर्ट किया, प्लस 30 का माइनस 30 प्लस 30 का माइनस 30 प्लस 15 का माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 34 माइनस 30 4x स्क्वायर प्लस 34 माइनस 30 प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू, क्या ये सम मुझे आगे करना चाहिए? हाँ या ना? यस सर। यस सर। नहीं होगा सर। होगा, आपने अभी किया ये सम, देखो अच्छा यस सर। Yes sir, 10 or 6 factor. 15 4 60 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता है, 10 6 लास्ट सम 6th सम देखो। हाँ सर देखा सर। यस सर। है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। 10 माइनस सर ये 15 इंटू एक्स स्क्वायर 30x स्क्वायर कैसे हुआ? क्या बेटा? ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो उसमें 15 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो 30x स्क्वायर कैसे हुआ? यहाँ पे 15 2 बेटा। ओके 15 2 15 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। 34x वो यहाँ पे किया। कौन तो
Sir? Sir? यस बेटा बोलो। सर यस बेटा। आप आपकी स्क्रीन में से लाइट बहुत आ रही। क्या बेटा? लाइट बराबर आपका क्या? your screen is not स्क्रीन नहीं दिखाई दे सर रही? लाइट बहुत आ रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बराबर? सर नई लाइट आ रही है, आप जब लिखते हो तो। नहीं सर, वो लाइट बहुत बढ़ जाती है तो फिर बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं सब दिखता। ओके Yes. चलिए चालू रखो बस। आइए बैठे। LCM x into x plus 3 plus 1 minus x into x minus 2 upon x into x minus 2 is equal to 17 upon 4. Okay? X into x, x square. X into 3, 3x. Multiplication of two bracket. 1 multiplied by x, 1 multiplied by minus 2. 1 into x, x minus 1 into 2, 2 minus x into x, x square. Minus minus plus x into 2, 2x. X into x, x square. Minus 2x is equal to 17 upon 4. Plus x square. Minus x square cancel. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6x. Minus 2. Again cross multiplication. 4 6 जा. इसका भी पहले कर सकते हो आप. 17 into x square. 17x square. 17 2 जा. 34x. 4 6 जा. 24x. 4 2 जा. Minus 8. 17x square. Minus 34x. Minus 24x. Plus 8 equal to 0. 17x square minus 68x. Sorry. 58 sir. 58x plus 8 is equal to 0. बेटा मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे माइनस की साइन है।
इसके फैक्टर सब आगे नहीं होंगे, ठीक है। बट ठीक है, मुझे आपका मेन काम था एलसीएम सीखना। कॉपी दिस। हेलो सर। यस बेटा। सर आपने वहाँ वो 6x वो लिखा, तो वहाँ यहाँ पे नहीं, 6x ने यहाँ पे, तो वहीं से मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, तो वहां से हम मतलब रोक नहीं सकते या फिर आगे करना होगा? जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लाऊंगा तब तक हाउ कैन यू से दैट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। जब तक डिनोमिनेटर नहीं निकल जाएगा तब तक आप कह नहीं सकते कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। चलो एक सवाल आपको देता हूं। 9th वन, पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देना, फिर सम करना। बहुत इजी सम दे रहा हूं। कम ऑन। स्टेप वन हो गया सबका? यस सर, हो गया। एलसीएम हो गया। मैं लिखता हूँ, लिखता एक एक स्टेप करते जा रहा हूँ। 1 into x minus 1, x minus 1, 2 into x minus 2 upon x minus 2, x minus 1 equal to 6 upon x। ये पहला स्टेप है। ऑलमोस्ट सबका राइट होगा। ओके, स्टेप नंबर 2, x minus 1, 2x, 2 2s are 4, x into x, x square, x into 1, minus 2 into x, minus minus plus 2। ये होगा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हो गया सबका? कॉपी नहीं, कर रहा हूं। यस सर। प्लस 2x, 3x, minus 1 minus 4, minus 5, minus x minus 2x, minus 3x, plus 2, 6 upon x। ये नेक्स्ट स्टेप।
सर आगे आंसर 3x minus 5 into x. 3x into x. 3x square minus 5 into x. Minus 5x equal to 6x square. Minus 18x. Plus 12. Right to left, as it is. Minus 3x square plus 5x equal to 0. 6 minus 3, 3x square. Minus 18 plus 5, minus 13x. क्या ये सब मुझे करना चाहिए? ये ऑलरेडी कर चुके हैं? नो सर, ऑलरेडी डन। 12 3s are 36 से वेक्टर जिसका एडिशन 13 होता हो। 9 4s are 36, 9 plus 4, 9 plus 4। हाँ, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। आगे एक्स्ट्रा सब में कर चुके हो। 3 into 3 9 और 9 plus। टाइम क्या हुआ बेटा? 4:25। अच्छा, अब भी मैं आपको सम्स भेज रहा हूं, वर्कशीट भेज रहा हूं, मुझे पूरी करके देना, ठीक है? यस सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।